जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्जाम। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत। हिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत है वो किस राजा ने की थी, कौन सा ऐसा फेमस किंग हुआ जिसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। तो इसको डिटेल में हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि जो मामलुक थे उन्होंने फारस में अपनी शक्ति स्थापित करने के बाद लगभग 1100 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया। यानी कि एक कम्युनिटी थी, उस कम्युनिटी का नाम क्या था? मामलुक। मामलुक जो थे उन्होंने फारस में, यानी कि जो पेर्शिया है, ठीक है, वहां पर अपनी ज्यादा पावर बताने के लिए, सबसे ज्यादा पावर को बढ़ाने के लिए उन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया। यानी कि वो ये चाहते थे कि भारत में उनका क्या हो जाए, नाम हो जाए। ठीक है, भारत में उनका जो है वो नाम चले कि हाँ हम जो है वो इतने शक्तिशाली हैं। तो उन्होंने लगभग 1100 के आसपास किसके ऊपर अटैक किया? इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। और 1192 तक राजपूत शासकों को जो था वो पूरी तरह से पराजित कर दिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारत में आक्रमण होना 1100 में स्टार्ट हो गए हैं। अब लड़ाइयां हो रही थी, एक राजा हार रहा था, दूसरा जीत रहा था, किसी युद्ध में कोई सैनिक मर रहे थे, किसी में कोई घायल हो रहे थे। तो लड़ाइयां ऐसे ऐसे जो थी वो चलती गई। इसी में मुस्लिमों की एक सबसे फेमस लड़ाई हुई थी 1191 में। 1191 में लड़ाई हुई तराइन की, और 1192 में फिर से लड़ाई हुई तराइन की। यहाँ पे जो चौहान वंश के सबसे फेमस राजा थे जिनका नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान पहली बार जो थे वो तो जीत गए। तो उन्होंने भारत का जो राजवंश था, राजपूत राजवंश था, उनको बनाए रखा क्योंकि वो जीत गए। लेकिन अगले साल उनके ऊपर फिर से अटैक हुआ और उस टाइम पे वो क्या हो गए? हार गए वहां पे। ठीक है, और जो राजा था उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को अपने कब्जे में रख लिया, मतलब बंदी बना के रख लिया। तो उसके बाद धीरे धीरे जो है वो भारत में मुस्लिमों की जो है वो सबसे ज्यादा संख्या बढ़ती गई। तो तराइन के दो सबसे फेमस जो लड़ाइयां हुई हैं, बैटल्स हुई है, हर बार पेपर में पूछी जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। लगभग 12वीं शताब्दी के अंत तक, यानी कि 1192 चला ना, 1192 मतलब 12वीं शताब्दी चली, तो लास्ट एज चली है। तो 12वीं शताब्दी के अंत तक मोहम्मद गोरी ने लगभग जो दिल्ली है उसके ऊपर क्या कर लिया था? अपना कब्जा कर लिया था। और लास्ट जब टाइम चला तो भारत में जो है वो किसकी नींव रखी? उसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। तो दिल्ली सल्तनत का जो मेन राजा था वो कौन था? मोहम्मद गोरी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आएंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित कारणों से संभव हो पाई। यानी कि मोहम्मद गोरी किसी राजा से हारा भी था। हालांकि महमूद जो गजनवी था उसने भारत में 27 साल तक आक्रमण किया, लगभग 17 बार आक्रमण किया, हर बार मेजोरिटी में वो जीता है। ठीक है, किसी केस में वो हारा होगा। यहाँ पे जो मोहम्मद गोरी है उसने भी ज्यादातर लड़ाइयां लड़ी, किसी से वो हारा, किसी से वो जीता। लेकिन ऐसी कौन कौन सी रीजन थे, कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से भारत में मुस्लिमों की संख्या जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई? तो उसके कुछ रीजन थे, जैसे कि भारत में कोई भी शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता नहीं थी। इसका मतलब है कि अगर हम ये बात करें कि जो सेंट्रल अथॉरिटी थी इंडिया की वो कोई भी नहीं थी, सारे अलग अलग लोग आपस में जुड़े नहीं थे, अलग अलग हिस्सों में बंटे थे। ठीक है, किसी को दूसरे के साथ कोई भी मतलब नहीं था। दूसरा है यहाँ पे हिंदुओं में एकता का अभाव था। तो ये चीज आज भी थोड़ी सी देखी जाती है। अगर हम कम्युनिटी की बात करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें हिंदुओं की जो कम्युनिटी कुछ हद तक सही भी है, और किसी किसी केस में हम इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ठीक है इसके साथ हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं इससे जो है वो दूर हूँ, मेरी इसके साथ कोई भी लिंक जो है वो वैसा नहीं है। तो हिंदुओं में एकता का अभाव था उस टाइम पे, यानी कि किसी के साथ अगर कोई गलत चीज हो रही है तो दूसरा हिंदू जो है वो कभी आवाज नहीं उठाता था। उसके बाद है यहाँ पर कि जो राजपूतों में एकता थी और जो सैन्य व्यवस्था था उसका भी अभाव था। जो वहां पे राजवंश राजपूतों का चला हुआ था, वहां की जो उनकी आर्मी थी वो थोड़ी सी वीक हो गई थी। जैसे एट प्रेजेंट टाइम अगर हम पूरी दुनिया में बात करें तो इंडियन आर्मी जो है वो सबसे यंगेस्ट आर्मी की लाइन में जो है वो धीरे धीरे आगे जा रही है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो भर्ती हो रहे हैं अग्निवीर में वो आपके मैक्सिमम मैक्सिमम एज जो है वो 23 है। ठीक है, और 27 तक आप मान के चलो कि वो रिटायर हो जाएंगे। मतलब जो लास्ट पर्सन है भर्ती होने की, जो लास्ट एज है वो शायद 23 है। 4 साल की सर्विस होगी, 27 में वो रिटायर आ जाएंगे। तो आर्मी कैसी रहेगी? यंग रहेगी। ठीक है, भाग दौड़ है, कोई भी अगर हिल एरिया पे जाना तो उनको आसानी से
ले जाया जा सकता। तो इस चीज की वहां पे कमी थी, जो सैन्य व्यवस्था थी उनकी, आर्मी का जो भी सिस्टम था वो थोड़ा सा वीक हो गया, और वो लगातार आपस में ही क्या करते रहते थे, लड़ाई करते रहते थे। एक राजा दूसरे के साथ लड़ता रहता था, दूसरा तीसरे के साथ लड़ता रहता था, और जो बाहर से मुस्लिम आए उन्होंने दोनों राजाओं को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, उसके साथ साथ मुसलमानों में धार्मिक उत्साह भी था। जैसे कि क्या होता है, हमारी किसी फैमिली कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं कि हम अपने ताया चाचा से या अपने रिलेटिव्स में किसी से बात नहीं करते हैं हम, ठीक है, जमीन के लिए कोई झगड़ा हो गया, ठीक है, सगों में ही होता है ऐसा, ठीक है, तो वहां पे बातचीत नहीं होती, कोई त्योहार है हम उनके साथ नहीं मनाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे ये जो मुस्लिम थे, अगर इनकी बात की जाए तो ये धार्मिक जितनी भी चीजें वहां की उनकी कम्युनिटी में होती हैं, तो उस टाइम पे उनकी क्या थी, यूनिटी थी, वो सारे क्या हो जाते थे, इकट्ठा हो जाते थे। यानी कि उस पर्सन के बारे में आप बोल सकते हैं, लेकिन उनकी यूनिटी के बारे में आप कुछ भी नहीं बोल सकते। तो इन चीजों की कमी की वजह से भारत में जो था वो किसकी स्थापना हो गई थी, दिल्ली सल्तनत, और इसकी स्थापना किसने की, मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है भारत में मुस्लिम शासन की जो थी वो नींव रखी, और उसको आगे किसने बढ़ाया, क्योंकि अब मोहम्मद गोरी भी कभी ना कभी बूढ़ा हुआ, उसकी डेथ हुई, तो उसके बाद जो शासक आए वो कौन आए, कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे ऊंची जो मीनार है वो किसने बनाई है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है। और ये जो मीनार है ये कहाँ पे है, ये है दिल्ली में। हाइट कितनी है उस कुतुब मीनार की, वो है 73 मीटर। बट यहाँ पे भी स्टोरी ये है कि वो आधी बनी और आधी रह गई। तो बनाने का काम जो है वो किसने शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उस इमारत को खत्म कराने का काम किसने किया, इल्तुमिश ने। यानी कि आप ऐसा समझ लो कि अगर कोई एक इमारत बनानी 73 मीटर हाइट की, तो 50 मीटर जो है वो पहला राजा बना के गया, और उसके बाद 73 तक जो है वो किसने पहुंचाया, इल्तुमिश ने पहुंचाया। तो आप ये बोल सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत को मोहम्मद गोरी के बाद जो है वो किसने किसने संभाला है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसके साथ साथ इल्तुमिश ने। 1206 के बाद गोरी का साम्राज्य जो है वो काफी ज्यादा राज्यों में विभाजित हो गया, यानी कि वहां पे भी पार्टीशन होगी। तो जो मोहम्मद गोरी था उसके धीरे धीरे जब पार्टीशन हो गए, तो राजा उनके भी एक दूसरे में ही लड़ते रहे। उसके बाद बात करें गोरी के साम्राज्य में, उसके भतीजे जो ताजुद्दीन यील्दुज ने गजनी पर, और नसीरुद्दीन कवाचा ने सिंध पर शासन किया, और भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका वो उत्तराधिकारी बन गया। यानी कि जब यहाँ पर मोहम्मद गोरी का साम्राज्य चला हुआ था, आप इतना सा पढ़ के आए कि मोहम्मद गोरी का साम्राज्य क्या हो गया, विभाजित हो गया। टुकड़ों में कैसे टूटा, जो उसके भतीजे थे, जो उसके चाचा थे, जब उन्होंने बोला कि हाँ मेरे को ये जमीन चाहिए, किसी ने बोला मेरे को सिंध चाहिए, किसी ने बोला कि हाँ मेरे को जो है वो कौन सा हिस्सा चाहिए, गजनी का हिस्सा चाहिए। तो जब आपस में लड़ाइयां शुरू होने लगी, तो उसके बाद जो मोहम्मद गोरी का जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे अलग अलग हिस्सों में बंटता गया। तो वहां पे कोई भी फेमस राजा जो है वो अपनी जगह नहीं बना पाया। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए वंश की शुरुआत की है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुलाम वंश बोलते हैं। ठीक है, स्लेव डेनेस्टी की जो शुरुआत है, स्लेव डेनेस्टी की जो शुरुआत है वो किसने की है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। अब इनको गुलाम क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो एक्चुअल में क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि किसी के मंत्रिमंडल में कोई छोटा, जैसे प्रिंसिपल से छोटा वाइस प्रिंसिपल, जैसे प्रिंसिपल रिटायर होगा तो जो वाइस प्रिंसिपल है वो कौन सी पोस्ट पे चला जाएगा, प्रिंसिपल की पोस्ट पे चला जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज की बात की जा रही है। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं ये उस टाइम पे गुलाम होते थे। ठीक है, उनके सारी की सारी चीजों को वो मानते थे, और उसी से ही भारत में दिल्ली सल्तनत के बाद किसकी शुरुआत हुई थी, गुलाम वंश की जो है वो शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो मामलूक आपने स्टार्टिंग में पढ़ा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट कि भारत में ये मामलूकों ने फारस में अपनी शक्ति बढ़ाई थी। तो मामलूक कौन थे, जो गुलाम थे, किसी राजा के अधीन वो काम करते थे। तो भारत में उन्होंने किसकी स्थापना कर दी, गुलाम वंश की, और उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया, लाहौर को जो है वो राजधानी बनाया। नेक्स्ट यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1173 से 1202 के बीच मोहम्मद गोरी द्वारा किए गए तुर्की आक्रमणों से हुई है। यानी कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किसने की है, वैसे ये की है मोहम्मद गोरी ने। उससे पहले भारत में मुसलमान आ चुके थे, उससे पहले कौन आया था, मोहम्मद
गजनवी, महमूद गजनवी, वो भारत में आया था। उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में नव विभाजित क्षेत्रों का सूबेदार नियुक्त किया। जैसे जिस तरीके से आपको पता होगा कि जो सिकंदर था उसका जो सेनापति था, ठीक है, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, तो वो भी एक तरीके से उनके गुलाम ही हुए, क्योंकि हर बात क्या करते थे, वो मानते थे। तो उसी तरीके से जो मोहम्मद गोरी था उसका गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गोरी जो भी हिस्सों को जीत के आता था उसका राजा किसको घोषित कर देता था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को घोषित कर देता था। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक था क्या, उसका गुलाम था। और इसी वजह से भारत में कौन सा वंश स्थापित हुआ था बाद में, गुलाम वंश की जो है वो स्थापना की गई थी। इसी काल में दिल्ली तुर्क और अफगान शक्ति का मुख्य केंद्र बन गया। अब भारत में जितने भी मुस्लिम थे उन्होंने एंट्री ले ली, और उसी के साथ साथ क्या हुआ, जब एंट्री भारत में होगी तो भारत में अफगान या तुर्की या मुस्लिम की संख्या क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती गई। और जितने भी हिंदू थे वो धीरे धीरे क्या होते गए, उनकी संख्या या तो कम होती गई, या तो आप ये बोल सकते हैं कि हिंदुओं का कोई भी मेन राजा ऐसा नहीं रहा जो उन मुसलमानों के सामने जो है वो अपनी आवाज रख सके, उठा सके। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं इनके शासनकाल में हुई हैं, जहां से कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनता है। एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। मोहम्मद गोरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, गुलाम वंश भी आएगा आगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने 1206 से लेके 1210 तक का शासनकाल किया, क्योंकि मोहम्मद गोरी के बाद छोटे छोटे राजा आए थे, जिसमें से एक मेन राजा कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कौन आए, आराम शाह, ठीक है, फिर इल्तुमिश आया। इल्तुमिश की जो बेटी थी उनका नाम था रजिया सुल्तान। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इल्तुमिश की जो बेटी है रजिया सुल्तान, वो पूरे भारत में सबसे पहली महिला जो है वो शासिका बनी है, ठीक है, फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। उसके बाद बहराम आए, तो इन्होंने लगभग 1242 तक जो है वो शासनकाल किया है। लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें क्या बनती हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जीत की खुशी में एक मीनार बनाई जिसका नाम रखा कुतुब मीनार। लेकिन बाद में उनकी डेथ होगी, आधा अधूरा काम रह गया, उसको पूरा करने का काम किसने किया, इल्तुमिश ने, ठीक है। इल्तुमिश ने जो साम्राज्य था वो एक लड़के को देना था, लेकिन उसकी बेटी थी जिसने बोला कि हाँ मैं उस साम्राज्य को संभाल सकती हूँ। भारत में इससे पहले कोई भी ऐसी लड़की नहीं आई कि जिसने साम्राज्य को क्या किया, संभाला हो। तो यहाँ से भी हिस्ट्री का क्वेश्चन क्या बन गया कि भारत में सबसे पहली लेडी कौन थी जिसने साम्राज्य को संभाला, उनका नाम है रजिया सुल्तान। और ये हर बार पेपर में जो है वो पूछा जाता है। ये ऑलरेडी आपको बता दिया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करना शुरू किया था, ठीक है, स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट इसने किया, और कंप्लीट उसके उत्तराधिकारियों ने किया, यानी कि उसके जो गुलाम थे, ठीक है, उनके भी कोई गुलाम रहे होंगे, उन्होंने पूरा किया। तो उनके गुलाम कौन थे, फिर इल्तुमिश थे, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने अजमेर, कुहराम, दिल्ली, कोल, बनारस के मंदिरों पर भी क्या किया है, हमला किया। और किस पर्पज से हमले किए जाते थे, लूटपाट के तरीके से, ताकि लोगों में क्या बना रहे, डर का माहौल जो है वो बना रहे। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद आया, नसीरुद्दीन महमूद आया, उसके बाद गयासुद्दीन बलवन। बलवन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसने एक नीति चलाई थी, लोह की नीति। उसने बोला था खून का बदला खून से लिया जाएगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि पत्थर का बदला या ईंट का बदला जो है वो ईंट से होगा, ठीक है। अगर कोई एक चांटा लगाता तो हम भी उसको चांटा लगाएंगे, ठीक है। तो इसने भी एक रणनीति अपनाई थी, गयासुद्दीन बलवन। इसने बोला था खून का बदला खून से होगा, ठीक है, मतलब हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर कोई ये हमारे एक सिपाही को मारेगा तो हम उसके 2 सिपाहियों को मारेंगे, ये चीज इसने बताई थी। उसके बाद बलबन के शासन काल में एक पैबोस नाम की एक प्रथा चलाई गई थी। पैबोस का मतलब होता था कि जिसमें जब भी आप राजा के दरबार में आते हैं तो मतलब झुक के, लेट के जो है वो राजा के पांव जो है वो छूने, ये चीजें बताई गई थी। राजा के पांव जो है वो लेट के छूने। उसके बाद दिल्ली में इस्लाम मस्जिद बनाया गया। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये जो है वो राजस्थान में है, तो 2.5 दिन का झोंपड़ा से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनके शासनकाल में भारत की ऐतिहासिक मस्जिदें या कोई ऐसे फेमस महल जो हैं वो बनाए गए हैं, वो आज भी उसी तरीके से उसी जगह पे स्थापित है, और जिनको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है खिलजी वंश की बात कर रहे हैं। खिलजी वंश आया,
जलालुद्दीन फिरोज आया खिलजी, उसके अलाउद्दीन खिलजी आया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इनका जो एक वो था, गुलाम था, उसका गुलाम का नाम नहीं याद आ रहा, जिसने एक मूवी भी बनी थी इसके ऊपर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था, मलिक काफुर, मलिक काफुर था, उसको वो उपहार में मिला था, गिफ्ट में। हालांकि मैंने काफी बार उसकी वो स्टोरी बताई है आपको, इसके ऊपर एक मूवी बनी है पद्मावत, ठीक है। तो वो जो मूवी है पद्मावत, हिस्ट्री में एक बुक लिखी गई है पद्मावत, वो लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने, ठीक है। जो राजपूतों के एक राजा थे, तो उनकी वो रानी को वो पसंद करता था, ठीक है। तो उस रानी को पाने के लिए जो है उसने वो सारे मतलब अपना पूरा का पूरा तन मन धन जो है वो लगा दिया। हालांकि उसके बाद उस टाइम पे कुछ प्रथाएं थी जिसकी वजह से रानी ने जो है वो अपना वो सुसाइड कर लिया था, या आग में जो थी वो चली गई थी, आग में उन्होंने अपनी जान दे दी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो ऐसा शासक रहा जिसने अपने परिवार वालों को ही क्या कर दिया था, मार दिया था। इतिहास में ऐसे भी कुछ, जैसे कि अजात शत्रु हुआ, उसने अपने फादर को मारा, ठीक है। औरंगजेब हुआ, उसने अपने फादर को मारा। अलाउद्दीन खिलजी है, उसने उस रानी को पाने के लिए अपने पूरी की पूरी फैमिली को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, ठीक है। उसके बाद उमर खान खिलजी आए, फिर मुबारक शाह आए, ठीक है, फिर खुसरो खान आए। तो इन्होंने कुछ ऐसी चीजें जो थी वो स्टार्ट करवाई थी। अब यहाँ पे एक चीज बताई गई थी कि जो पराजित समुदाय थे उनको कठोर कर लगाने के लिए जो थी वो अनुमति दी गई थी। कठोर कर मतलब जो हार के आता था, जैसे करो या मरो होता है ना, डू एंड डाई, या तो करके आओ या तो फिर मर जाओ। तो वही रणनीति यहाँ पे भी अपनाई थी कि अगर आगे भी खाई है और पीछे भी खाई है, मतलब बीच में आप फंसे, मतलब किसी भी हाल में आपको हारना नहीं है, जीत के ही आना हर बार। उसके बाद इस शासन काल में भारत का सबसे फेमस हीरा जो कि है कोहिनूर हीरा, ठीक है, वो भी क्या कर लिया गया था, लूट लिया गया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में हुआ है ये हीरे को, जो उस टाइम के जो राजा रहे थे, फिर बाद में धीरे धीरे ये कहाँ पे जाके हमें इंफॉर्मेशन मिली, कहाँ पे ये है इंग्लैंड की रानी के पास। तो भारत का हीरा ये, ठीक है, जो कि उसको लूट के लेके गए थे। उसके बाद कौन सा वंश आता है, तुगलक वंश आता है। ये लगभग जो है वो 1320 से लेके 1414 तक ये चला। ग्यासुद्दीन तुगलक आया, मोहम्मद बिन तुगलक आया, फिरोज शाह तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक, नुसरत शाह और नसीरुद्दीन महमूद शाह। ये ऐसे फेमस फेमस राजा हुए जिन्होंने अपने उस शासन काल में कोई ना कोई फेमस काम किया। अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास जो आपको मिलेगी उसमें थोड़ा सा हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि बलबन की एक नीति थी, लोह नीति, कि खून का बदला खून से होगा। पैबोस प्रथा चलाई थी कि राजा के दरबार में जब भी जाना है तो उस मतलब लेट के राजा के क्या करने हैं, पांव छूने। सिजदा प्रथा थी वैसे ही, ठीक है, ठीक है। वो चीजें ऐसी ऐसी प्रथाएं उन्होंने स्टार्ट की थी। तो ये ऐसे फेमस राजा थे जो किस वंश के साथ जुड़े थे, तुगलक के साथ। तो आपने इतना ये पढ़ लिया कि जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई तो सबसे पहले गुलाम वंश आया, गुलाम के बाद जो है वो खिलजी आया, और खिलजियों के बाद जो है वो तुगलक। ये सारे के सारे मुस्लिम है। भूगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा वंश कौन था, तुगलक वंश था। यानी कि दिल्ली सल्तनत में जो भी आपके फेमस फेमस वंश रहे उनमें सबसे बड़ा जो जियोग्राफिकल हिसाब से जो सबसे लार्जेस्ट डेनेस्टी थी वो कौन सी थी, वो थी तुगलक डेनेस्टी, ठीक है। उसके मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। जबरन स्थानांतरण असफल रहा, यानी कि आपको ये बताया गया कि वो अपनी राजधानियों को चेंज करते थे। स्टार्टिंग में उन्होंने राजधानी मुल्तान पे हमला किया, मुल्तान के बाद पंजाब पे, पंजाब से कन्नौज पे हथियाया, कन्नौज से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर, लाहौर से फिर से दिल्ली, और दिल्ली के बाद कहाँ पे आ गए, दौलताबाद में। ये हर बार अपनी राजधानियों को क्या कर देते थे, चेंज कर देते थे, ठीक है। रजत के स्थान पर कांसे के सिक्के चलाने की योजना भी असफल रही। पहले चांदी के सिक्के चलते थे, आपको पता होगा सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए हैं, वो चलाए हैं, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के वो चले थे गुप्त में। और सबसे पहली बार किसने चलाए थे, हिंदी यूनानी, ठीक है, इंडो ग्रीक जो थे, ठीक है। मतलब हालांकि अलग अलग क्वेश्चन आता है, जैसे जो समुद्रगुप्त था उसने अपने सिक्कों के ऊपर स्टैंप लगाई थी, वीणा का चित्र जो था वो बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है सैयद वंश, ठीक है। तो जब ये आपका तुगलक वंश 1414 में कंप्लीट हो गया तो भारत में कौन सा वंश आ गया,
सैयद वंश आया, जिसमें से सबसे फेमस जो थे वो थे खिज खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। इन्होंने लगभग 1451 तक जो है वो भारत में साम्राज्य किया। इस काल में विशाल तुगलक साम्राज्य सिमटकर दिल्ली के आसपास जो है वो लगभग 10 मील तक का रह गया। यानी कि आप ये समझ सकते हैं सैयद वंश से जो पहले का वंश था वो कौन सा था? तुगलक वंश। तुगलक वंश भौगोलिक दृष्टि से क्या था? सबसे बड़ा था, यानी कि सबसे ज्यादा विस्तार किस वंश ने किया था? तुगलक वंश ने। लेकिन जब तुगलक धीरे धीरे खत्म हो गया, भारत में किसकी स्थापना हुई? सैयद वंश की स्थापना हुई, तो उनका राजपाट ही लगभग कितने तक रह गया? 10 मील तक रह गया। अब 10 मील कितना किलोमीटर होता है? एक मील जो है, एक मील ये लगभग आपका होता है 1.67 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर आप मान के चल सकते हैं। तो 10 को अगर आप 1.5 से गुणा करेंगे तो कितना किलोमीटर हो जाएगा? लगभग 15 किलोमीटर के आसपास। तो 15 किलोमीटर का दायरा कुछ भी नहीं है उस टाइम के राजाओं के लिए। उस टाइम पे तो वो पूरे भारत पे कब्जा चाहते थे। तो सैयद वंश जो है वो धीरे धीरे उसके बाद वो भी क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, फिर भारत में कौन सा वंश आया? लोधी वंश आया। ठीक है, लोधी वंश की जो स्थापना बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, ये हम स्टार्टिंग से डिटेल में अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। जब भारत में चौहान वंश चला था तो तराइन का युद्ध हुआ पहला, और जब भारत में लोधी वंश आया तो भारत में सबसे पहला युद्ध कौन सा हुआ? पानीपत का युद्ध हुआ। ठीक है, और जैसे ही लोधी वंश खत्म हुआ, पानीपत के साथ साथ भारत में किसकी शुरुआत हो गई थी? बाबर की। यानी कि भारत में कौन आ गए? मुगल आ गए। ठीक है, तो पहले भारत को किसने लूटा था? जो चंद्रगुप्त मौर्य के वो थे, वो आए। उसके बाद गुप्त वंश के, हालांकि वो भारत को कुछ ना कुछ ऐतिहासिक चीजें दे के गए हैं, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से वो खत्म है। जैसे हम कुषाण वंश की बात करें, ठीक है, कनिष्क राजा हुए, राजा अशोक हुए, तो उन्होंने भारत को कुछ ना कुछ दिया है। ठीक है, विक्रमी संवत है, गुप्त संवत है, जिसको आज के जो एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है वो मानता है। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, पृथ्वी के चारों तरफ कौन से ग्रह घूमते हैं, ये सारी चीजें हमें हिस्ट्री में पता चली हैं। फेमस फेमस बुक्स लिखी गई हैं, रामायण महाभारत, उनको रीराइट किया गया, ये सारी चीजों के बारे में हमें पता है। उसके बाद बर्धन वंश आया। बर्धन के बाद जो था वो मुस्लिम आना स्टार्ट हो गए। मुस्लिमों के कितने कितने हमने पढ़े। दिल्ली सल्तनत था पहले, जो गजनबी था उसने लूटा, फिर गोरी आ गया, गुलाम वंश आ गया इल्तुमिश का वो, है ना, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद जो है वो आपके पास खिलजी वंश आ गया, तुगलक वंश आ गया, उसके बाद सैयद वंश आ गया, और जैसे जैसे खत्म हो गया लोधी वंश ने अपना शासन कर दिया। ठीक है, तो भारत में लोधी वंश को समाप्त किसने किया है? बाबर ने। फिर बाबर के भी 6-7 राजा मेन हुए, हालांकि वैसे तो काफी लंबी चेन है, भाजशा से हम उसको याद रखते हैं। सबसे पहले बाबर आया, बाबर के बाद हिमायू आया, हिमायू के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां आया, और शाहजहां के बाद अंतिम जो राजा सबसे फेमस वो था औरंगजेब। हालांकि वो अंतिम राजा नहीं है, लेकिन सबसे पावरफुल के हिसाब से वही अंतिम राजा। तो उसके बाद उन्होंने लूटा। ठीक है, फिर जहांगीर जाते जाते किसी को परमिशन दे के गया कि आप भारत में कंपनियां लगाओ, फैक्ट्रियां खोलो, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ अंग्रेजों ने भी भारत में बैकडोर से एंट्री मार ली। ठीक है, तो अंग्रेजों के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे डूब गई, और भारत में राजपाट किसका हो गया? फिर अंग्रेजों से। और फाइनली जाके 1947 में भारत को क्या मिली? आजादी मिली। तो इस तरीके से ये स्टोरी है। तो पानीपत का पहला युद्ध जो है वो हुआ 1526 में। ठीक है, जिसमें बाबर जीत गया और इब्राहिम लोधी जो था वो हार गया, और बाबर ने किसकी शुरुआत कर दी? उसके बाद मुगलों की जो है वो शुरुआत कर दी। ठीक है, गुलाम वंश सल्तनत का पहला वंश था। दिल्ली सल्तनत में आपने यही पढ़ा कि पहला जो वंश था वो कौन सा था? गुलाम वंश था। इसे मामलूक वंश और इलवारी वंश भी कहा जाता था। गुलाम क्यों बोल रहे हैं हम इसको बार बार? क्योंकि वो उन राजाओं के अधीन काम करते थे, उत्तराधिकारी थे उनके। ठीक है, इसलिए उनको गुलाम बोला जा रहा है। उसके बाद आ रहा है, इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा गया कि जो शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश या बलबन, वो पहले टाइम में उनके क्या क्या हुआ करते थे? गुलाम हुआ करते थे। मोहम्मद गोरी जो भी हिस्से जीत के आता था वो राजाओं के हिस्से में कर देता था।
ठीक है, कि हाँ ये हिसाब संभालो, ये हिसाब संभालो। उनके गुलाम थे। जैसे मोहम्मद गोरी की डेथ हुई तो उसके बाद राजपाट किसने संभाल लिया, यही राजा बन गए। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस की अगर हम बात करें, जो क्लास 4 का पर्सन होता है, जिस दिन हायर पोस्ट वाला नहीं आया है उस दिन वही गवर्नमेंट ऑफिस होता है। ठीक है, वहीं से शुरुआत होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, और जो कि किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का। ये स्टोरी आप पढ़ के आए। 1210 में पोलो खेलते समय उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ये क्वेश्चन भी काफी बार हिस्ट्री में पूछा जाता है कि पोलो खेलते समय घोड़े से वो गिर गया था। ठीक है, तो किसकी डेथ हुई थी उस टाइम पे। हाँ, तो ये उसके बाद किसके हाथों चला गया, फिर ये इल्तुमिश के हाथों। यानी कि सबसे पहला मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के बाद जो राजा आया वो आया कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन घोड़े के ऊपर वो पोलो खेल रहा था, वहां से वो गिरा, उसकी क्या होगी, डेथ। उसके बाद राजपाट किसने संभाला, इल्तुमिश ने। इसीलिए जो कुतुब मीनार का काम था वो आधा अधूरा रह गया था। मतलब उसने चिनाई तो करा दी, ईंटें तो लगा दी, लेकिन बीच में क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई, और धीरे धीरे वो काम वहीं पे रह गया। फिर इल्तुमिश राजा बना, तो इल्तुमिश ने भारत की सबसे वो ऊंची मीनार बनाई जिसका नाम है कुतुब मीनार। ठीक है, इल्तुमिश की मृत्यु के बाद उसकी जो बेटी थी रजिया सुल्तान वो बनी, और लेकिन तुर्की गुलाम अमीरों के विरोध के कारण उसको भी कुछ समय के बाद क्या कर दिया था, वहां से हटा दिया गया था। ठीक है, तुर्कियों ने विरोध किया था कि हम किसी भी लड़की को वहां पे एक मेन हेड पोस्ट पे नहीं बिठा सकते। इसके बाद सल्तनत पर गयासुद्दीन बलबन का प्रभाव रहा, जो स्वयं को खुद ही सुल्तान बोलता था। हालांकि वो था नहीं, लेकिन वो खुद ही अपने आप को क्या बोलता था कि मैं ही हूं जो भी हूं। तो इसके बाद बलबन ने एक नीति अपनाई थी जिसका नाम था, हाँ, खून का बदला खून से। ठीक है, फिर जैसे जैसे वो वंश चलते गए, गुलाम वंश खत्म हुआ। गुलाम वंश के बाद किसकी स्थापना होगी, खिलजी वंश आ गया। और खिलजियों के बाद धीरे धीरे जो है वो ऐसे राजपाट जो है वो चलते रहे, और एंड स्टेज तक आपने ये पढ़ा कि भारत में जो है वो किसकी स्थापना होगी थी, मुगलों की स्थापना होगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतने। आई होप जितने भी कॉन्सेप्ट आपको कराए हैं वो सारे के सारे आपको क्लियर है। जल्दी नेक्स्ट क्लास के साथ फिर से हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।